to discuss a very important chapter for the class 12th as well as for the NEET examination. That is human reproduction. This is chapter number 3 in class 12th. Now the human reproduction में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है. सो थिंग्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर और टू रिकॉल. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम दो चीजों पर फोकस करेंगे. वन इज reproductive organs and second is reproductive glands. ठीक है, यानी वो कौन कौन से ऑर्गन हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट प्ले करेंगे उसके गैमीटोजेनेसिस के लिए या उन गैमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए, कंडक्शन के लिए, राइट. तो वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. और कुछ ग्लैंड्स होंगी, उनके सिक्रीशंस होंगे जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे फॉर द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. तो यहाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मैं यहाँ पर दो कैटेगरी फिर कर लेता हूँ, मेरे लिए और इजी हो जाएगा, राइट. हम इसमें दो कैटेगरी में कर रहे हैं कि वो प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी भी कह सकते हो आप, एसेसरी भी कह सकते हो, एसेसरी. ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन्स या एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. प्राइमरी और सेकेंडरी में जो बेसिक डिफरेंस आता है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो हमेशा गैमीट प्रोडक्शन के लिए होंगे. मींस प्राइमरी ऑर्गन्स आर कंसर्न विद द गैमीट प्रोडक्शन. जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं या सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं वो उन गैमीट्स को ट्रांसफर करवा रहे होंगे, मैच्योर करने में हेल्प कर रहे होंगे, राइट, कंडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे. ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर टेस्टिस, राइट, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लेंगे, देखिए टेस्टिस के बाद जो ऑर्गन्स जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी में आ जाएंगे. टेस्टिस के बाद आ रहा है एपिडिडाइमिस, इसके बाद वासा डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस. फिर इसके बाद आएगा इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, फिर इसके बाद आएगा यूरेथ्रा एंड देन इज पेनिस. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प तो कर रहे हैं बट गैमीट नहीं प्रोड्यूस करते, राइट. जितने भी हैं वो बेसिकली या तो वो कंडक्शन करवा रहे हैं, राइट, या वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गैमीट्स का. ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर. जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं इसमें सीक्वेंसली चलेंगे, इनर टू आउटर. पहले आती है सेमिनल वेसिकल, फिर उसके बाद सिंगल ग्लैंड जो है दैट इज प्रोस्टेट
ग्लैंड, और फिर थर्ड जो आती है सबसे बाहर की तरफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर एक दूसरा नाम भी है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, their secretions are helpful in the formation of the seminal plasma, यानी इनका सिक्रीशन प्लस स्पर्म दोनों मिलके जो है वो सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओवरव्यू कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, राइट। जब हम ओवरव्यू बना लेते हैं दिमाग में तो थिंग्स आर वेरी इजी, राइट। हमें क्या पढ़ना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, तो एक के बाद दूसरी सीक्वेंस इंटरलिंक करती चली जाएगी, राइट। हैफेजर्डली चलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंसली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन ग्लैंड्स पे फोकस करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं दैट इज टेस्टिस। अब यहाँ टेस्टिस की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है इसके लोकेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस में हम पहले बात करेंगे लोकेशन, राइट। देखिए, लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन में हम दो कैटेगरी लेके चलते हैं यहां पर। पहली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है ह्यूमन बीइंग के केस में कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेस्टिस कहां है एंड सून बिफोर पार्चुरेशन। ये बेसिकली जो सून बिफोर पार्चुरेशन में कह रहा हूं ये होता है एट 7th month of embryonic development। ठीक है, एट 7 month of the embryonic development जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस descend into scrotum और scrotal sac। अब देखिए ये डिफरेंस आ गया, यानी ये जो कंडीशन आ रही है, ये जो कंडीशन है, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कंडीशन आ गई, यानी एब्डोमेन से बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बोल रहा हूं इसको, राइट। यहां जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन हम कह रहे हैं दिस इज प्रेजेंट, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात हम कह रहे हैं तो 7 month से पहले, यानी अप टू द 7 month द टेस्टिस इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। स्क्रोटल सैक में नहीं आते हैं। 7 month पे जो है ये डिसेंड करेंगे इनटू द स्क्रोटल सैक, यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ गए, और वो जो रीजन कहलाएगा, राइट, दैट इज पेरिनियल रीजन, द रीजन which is present in between
राइट। तो दो थाइज के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रीजन। तो पेरिनियल रीजन में द टेस्टिस हैंगिंग इनटू द स्किन पाउच दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई, यानी 7 मंथ से पहले पहले एब्डोमिनल में रीजन में है, 7th मंथ पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाएंगे यानी स्क्रॉटल सैक में। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटल सैक। ये टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहते तो क्या दिक्कत थी, एब्डोमेन से स्क्रॉटल सैक में क्यों आ रहे हैं, राइट। द रीजन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। द रीजन इज, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस रिक्वायर 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर, राइट। यानी अगर ये एब्डोमिनल रहते तो इसका मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर होता 37, जो बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन 37 डिग्री पर इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई द टेस्टिस descend into the scrotal sac. Okay, I think the location बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो लोकेशन में स्क्रॉटम का पार्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं मैं। जब टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम में आ जाते हैं, राइट, तो थोड़ा सा हम यहां पर कनेक्शन डिस्कस करेंगे। हम ये मान के चलते हैं दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड किए हैं, ठीक है, तो यहां पर ये स्किन का ही एक्सटेंशन है, राइट, लाइक दिस। तो स्किन का एक्सटेंशन है बिटवीन द 2 थाइज, राइट। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी से आपके स्क्रॉटल सैक का कनेक्शन आ रहा है, यानी ये रीजन मैं कह रहा हूं, ये वाला रीजन आपका, ये एक स्मॉल कैनाल है, राइट। इस कैनाल को हम बोलते हैं इंग्यूइनल कैनाल, ठीक है, इंग्यूइनल कैनाल, वो कनेक्शन जो कि एब्डोमिनल कैविटी का स्क्रॉटल सैक से। अब देखिए ये जो पाउच बन रहे हैं 2, राइट, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक, ठीक है, स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। अब जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक, ठीक है। अब इसके साथ में इसका पूरा कॉर्ड सिस्टम भी आया होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से चले जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज बड़ी गौर करने की है, ये जितना भी सिस्टम जा रहा है, ये सिस्टम मैं बता रहा हूं, इस सिस्टम में आपको, हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, सारी ट्यूब्स जितनी जाएंगी इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में, देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले वॉस डिफरेंस, राइट,
वॉस डिफरेंस। उसके बाद इससे रिलेटेड ब्लड वेसल, पेनाइल ब्लड वेसल्स, टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स के साथ साथ नर्व फाइबर्स, ठीक है। और एक लेयर और होगी, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस, प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस, राइट। ये जो प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस मैं बोल रहा हूं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिकल्स और टेस्टिस, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, फिर ट्यूनिका एल्बिजिनिया एंड देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर होती हैं। तो हम जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी एक पूरी शीट की फॉर्म में जाएगी जिसके अंदर ये सारा कुछ होगा। इन सब ट्यूब्स को मिला के एक कॉर्ड जा रही है, वाया दिस इंगुइनल कैनाल, जिसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके थ्रू पास ऑन, मतलब यहां से डिसेंड किए, फिर उसके बाद क्या है, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम, राइट, इनके बीच का कनेक्शन सील हो जाएगा। यानी इंगुइनल कैनाल जो है, अगर हम ऐसे मान लें कि ये कैनाल थी, राइट, और इसके अंदर से ये हम मान के चलते हैं हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड गया, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद ये पूरा रीजन सील कर जाएगा लाइक दिस, यानी एक थिन मेसेंट्री या मेम्ब्रेन होगी जो कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल कैविटी के कनेक्शन को सील करेगी। यानी एब्डोमिनल फ्लूइड या द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन नेवर डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। समटाइम्स, अब कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लीजिए जर्क है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन रही, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा, इन सब केसेस में अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर करती है, राइट, तो यहां क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अगर ये रप्चर होती है, अगर ये रप्चर्ड हो गई, तो स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। ध्यान से सुनो, a small part of the large intestine descend into the scrotal sac. It's a very painful condition for the patient. बहुत सीवियर पेन होता है, राइट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब इस मेम्ब्रेन रप्चर हुई और a part of the large intestine descend into the scrotal sac. Now this condition is called inguinal हर्निया, ठीक है। इंगुइनल हर्निया, देखो हर्निया जो है, एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, हर्निया इज नथिंग जस्ट द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन विच पार्टीशन द टू कैविटीज, राइट। हर्निया कुछ नहीं है, हर्निया सिंपल एक मेम्ब्रेन है जो रप्चर हो जाती है, वो मेम्ब्रेन जो कि 2 कैविटीज को डिवाइड कर रही हो, पार्टीशन कर रही हो। एक और याद रखना कंपटीशन के लिए, उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। अब डायफ्राम क्या है, ये डायफ्राम जो आपका ये रीजन आ रहा है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को पार्टीशन कर रहा है। नाउ दिस डायफ्राम आल्सो पियर्स बाय 3 ट्यूब्स। सेंटर में आपका जा रहा है इसोफेगस, राइट, लेफ्ट साइड से जा रहा है आपका डॉर्सल एरोटा और राइट साइड से आ रहा है नीचे से इंफीरियर वेना कावा, राइट। अब कहीं पर भी हल्का सा भी रप्चर हुआ इस डायफ्राम में, तो अ पार्ट ऑफ द लंग्स डिसेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो इससे क्या होगा, जस्ट लाइक द निमोनाइटिस सिम्टम्स, जैसे निमोनिया में आपको बहुत तेजी से सांसें आने लगती हैं, राइट, जैसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रिब्स, रिब केज मूव कर रहा है,
तो वो आपको डायफ्रामेटिक हर्निया का सिम्टम्स होगा, ठीक है, रप्चर ऑफ द डायफ्राम। सो आई होप कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। अब दूसरी बात करें, जो स्क्रॉटल सैक है, ये स्क्रॉटल सैक जो है आपका राइट और लेफ्ट जो है, राइट एंड लेफ्ट, दे आर separated by the septum. Right and left scrotal sac is separated by the septum. दोनों ज्वाइन नहीं होते, सेपरेट हो रहे होंगे, एक मेम्ब्रेनस शीथ होगी इनमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्क्रोटम है, इट इज होमोलोगस, होमोलोगस टू लेबिया majora. Labia majora is the part of external genitalia of female. तो अगर हम कंपेयर करें लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम को, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, ओरिजिन इन दोनों का सेम है, राइट। तो दोनों जो हो गए आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे, राइट। So this is all about the scrotum, location of the testis. I hope ये सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं टेस्टिस पर। टेस्टिस में जो हमने अभी बात कही आपसे कि जब ये डिसेंड कर रहे हैं, राइट, जब ये डिसेंड कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे। ये हम ले रहे हैं स्क्रोटम का पार्ट, ठीक है, अटैचमेंट की बात करूंगा मैं, और ये आ जाता है आपका एपिडिडाइमिस, और ये आपकी वॉस डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ अटैचमेंट की मैं बात करूं, तो अटैचमेंट हमारे दो मिल रहे हैं। देखिए, एक जो टेस्टिस है वो एक थिन मीजेंट्रीज के थ्रू एब्डोमिनल वॉल से भी अटैच कर रहा है, राइट, और जो कॉर्डा रीजन है एपिडिडाइमिस का, वो आपका स्क्रोटम से भी अटैच कर रहा है, ठीक है। तो दो अटैचमेंट आपको मिल गए। एक आपका ये कहलाएगा मेसोर्चियम, राइट, मेसोर्चियम। क्या है अटैचमेंट? टेस्टिस attached with abdominal wall, ठीक है, एक थिन मीजेंट्री है। दूसरा एक ये रेड रीजन की मीजेंट्री मैंने दिखाई है, दिस इज कॉल्ड ग्यूबर्निकुलम, ग्यूबर्निकुलम। यहां क्या है? Chorda epididymis attached with scrotum, ठीक है। तो दो अटैचमेंट आपको मिले, वन इज मेसोर्चियम, द testis directly attached with the abdominal wall, while second is gubernaculum, the chorda epididymis attached with the scrotum, right। जो टेस्टिस है, अगर थोड़ी सी बात हम इसकी करेंगे टेस्टिस की, टेस्टिस पहली बात पेयर्ड है, राइट, पेयर्ड ओवल स्ट्रक्चर, ओवल है, ठीक है। अगर मैं वेट की बात करूं तो
25 ग्राम, और अगर हम एवरेज की बात करें तो 10 to 15 ग्राम एवरेजन आपको मिलते हैं, राइट। दूसरा, अगर हम इसके साइज की बात करें तो 5 into 3 into 2.5 सेंटीमीटर, right? This is the approx size of the testis. ठीक है। अब दूसरी चीज, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और मैं बता रहा हूं। क्रिप्टोर्चिडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जरूर याद रखना। क्रिप्टोर्चिडिज्म refers to the अनडिसेंडेंट टेस्टिस, यानी किसी भी वजह से टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक में डिसेंड नहीं करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। ऐसे बच्चों में फिर सर्जरी के बाद उनको स्क्रॉटल सैक में इम्प्लांट किया जाएगा, अदरवाइज उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, मतलब बच्चा जो है वो स्टराइल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, और कीडेक्टमी, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसके लिए एक जनरल टर्म और बता रहा हूं, दैट इज कैस्ट्रेशन। देखिए, ऑर्किडेक्टमी मींस सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उसी के लिए टर्म, जनरल जो टर्म है वो है कैस्ट्रेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं रिलेटेड टू द टेस्टिस, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, राइट। स्लोली चलते हैं तो आसानी से एक एक चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो हमने आपको स्क्रॉटल सैक की बात कही थी, ये वाला, राइट, स्क्रॉटल सैक। अब इस स्क्रॉटल सैक के बारे में एक दो चीजें और बताने जा रहा हूं मैं थोड़ा सा। हमने कहा कि टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, राइट, ओके। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए। काहे के लिए चाहिए? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, डन, ठीक है। अब हम बात दूसरी कर रहे हैं, हाउ द स्क्रॉटल सैक मेंटेन दिस टेम्परेचर, राइट। क्योंकि अगर मैं दो कंडीशन लेके चलता हूं, एक समर की कंडीशन है, एक विंटर की कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में ये जो स्क्रॉटल सैक है हम कह रहे हैं मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर। हाउ? The reason is the scrotal sac is provided with ट्रैटोज मसल्स। याद रखने का है डेफिनेटली, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैटोज मसल्स। अब ये जो ट्रैटोज मसल्स हैं ये क्या करती हैं? ड्यूरिंग, अगर हम कंडीशन ड्यूरिंग समर ले लें तो समर की कंडीशन में ट्रैटोज मसल्स जो है वो रिलैक्स होती चली जाएंगी। जब ये जैसे जैसे रिलैक्स होंगी, then the distance between the testis and the abdominal wall increases, so the testis freely hanging in the air, right, so they easily loses the heat, so temperature maintain हो गया। अब बात करें अगर विंटर की, तो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो testis closer to the abdominal wall, so they can easily maintain their temperature. So in this way they can maintain the temperature and perform the spermatogenesis, right? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इजी, वेरी इजी, ठीक है। अब एक चीज और बताऊंगा टेस्टिस में। टेस्टिस में
लेयर्स। देखिए, वन ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकेंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कैप्सूल ऑफ टेस्टिस भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, कैप्सूल ऑफ टेस्टिस। और तीसरा आता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये 3 लेयर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर हैं, राइट। देखिए, ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मोस्ट, उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आ रहा है मिडिल वन, और फिर आती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इनर मोस्ट। थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली बता दूं तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसे रख कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ये टेस्टिस रहा और एक लेयर ये रही इसकी, यानी 2 लेयर मिलके वेजिनालिस फॉर्म कर रही है बेसिकली, राइट। इसको हम बोलते हैं, दीज 2 लेयर्स इज ट्यूनिका वेजिनालिस। अब देखो 2 लेयर क्यों बनी, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इन दोनों लेयर के बीच में आपको लिक्विड मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सिरस फ्लूइड, वाटरी लिक्विड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिरस फ्लूइड, वाटरी लिक्विड है, ठीक है। अब एक कंडीशन बोलने जा रहा हूं, अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो क्या होगा, इसका अमाउंट इंक्रीज करेगा, सिरस फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइज जो है वो स्क्रोटम का इंक्रीज करेगा। अब ये प्रेशर किस पे लगाएगा, टेस्टिस पर, राइट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, this condition is called हाइड्रोसील। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोसील, ठीक है। जो सेकेंड लेयर आती है, सेकेंड लेयर में मैं डॉटेड फॉर्म कर रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा अभी, लाइक दिस। अब देखिए, जो एंटीरियर रीजन है उसमें मैंने डिप्रेशन दिया है, राइट। दिस एंटीरियर रीजन, ये सेकेंड लेयर आ गई, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसे हम कैप्सूल ऑफ टेस्टिस कह रहे हैं। दिस एंटीरियर रीजन इज कॉल्ड मीडियास्टिनम टेस्टिस, ठीक है। और ये जो लेयर है, डॉटेड हमने इसलिए शो किया था, दिस लेयर डिवाइड द टेस्टिस इनटू द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लाइक दिस, लाइक दिस। इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अभी टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है अराउंड 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको मिलेंगे, यानी इस टेस्टिस को इसने 200 से 300 स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइड किया है, किसने, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने, ठीक। जो आपकी थर्ड लेयर है वेस्क्यूलोसा, ये वेस्क्यूलोसा जो है वो इनर मोस्ट मिलेगी, और ये आपको मिलती है हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। यू विल फाइंड, ये जो मैंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। 2 to 3 ट्यूब्यूल पर लोब्यूल, एक लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब्यूल हो सकते हैं, राइट। और ये जो थर्ड लेयर है, दिस थर्ड लेयर लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। इंटरनली जो ट्यूबुलर लाइनिंग है वो आपकी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा की होगी, ठीक है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय द ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो पूरा आपका टेस्टिस को 200 से 300 लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा है। जो एंटीरियर रीजन है हल्का सा डिप्रेशन आता है, कॉन्केविटी बनती है, जिसको हम कह रहे हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। उसका रीजन भी बता देता हूं यहाँ पर। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जब मीडियास्टिनम टेस्टिस में आएगा, जब इस एरिया में आएगा तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं, फ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेट होंगे तो हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज रेटी टेस्टिस, राइट। यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जब स्ट्रेट होंगे दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। ये बेसिकली टेस्टिकुलर या ट्यूब्यूलर पार्ट है, राइट। ट्यूब्यूलर पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। इसमें हम यहाँ तक थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि टेस्टिस, देयर लोकेशन, राइट, स्क्रॉटम क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, टेस्टिस है, उसकी लेयर कौन कौन सी हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत स्लोली एक एक चीज क्लियर करता हुआ चला हूं मैं, राइट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द male reproductive system. Okay, so in the previous section the testis, which is demarcated into many testicular lobules like this. Okay, ये प्रीवियस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ जिससे कि आसान हो जाएगा आपको ये समझना। तो ये बेसिकली हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर थी। नाउ दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया पार्टीशन द टेस्टिस इनटू 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि जो इंटीरियर रीजन है, जो कॉन्केविटी बनती है, दिस इंटीरियर स्पेस विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस इज कॉल्ड mediastinum testis, right? Mediastinum testis. And inside the testicular lobule you will find highly coiled structure, highly coiled structures, right? This highly coiled structure is nothing that is seminiferous tubules. Each testicular lobule having 2 to 3 tubules per lobule। ठीक है, यानी एक लोब्यूल में आपका 2 से 3 टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 से 3 जो है वो पर लोब्यूल आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ today we are going to discuss the cross section of the seminiferous tubules। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन यानी टीएस। जब हम टीएस काटते हैं इन ट्यूब्यूल्स का, then you will see such type of conditions, a variety of cells there and the connective tissues and interstitial spaces, right? तो ये सब कुछ आपको क्रॉस सेक्शन में डिमार्केट होगा। अब इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज आ रहे हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू शो करे हैं, राइट। सबसे पहले मैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उस पर फोकस करूंगा। नाउ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैविंग 2 important types of cells and these cells are 2 important cells, right? कौन कौन सी हैं? One is spermatogonial cell, right? spermatogonial cell, या आप कह सकते हैं इनको जर्म सेल्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं इनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है,
आप स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहिए या जर्म सेल्स कहिए या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहिए, राइट। यही आगे चल के आपको स्पर्म प्रोड्यूस करवाएंगे, राइट। स्पर्म प्रोडक्शन इज डन बाय द स्पर्मेटोगोनियल सेल। नाउ द सेकेंड सेट ऑफ सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। देखिए ये जर्मिनल एपिथेलियम आ गई जो ब्लू से हमने डिमार्केट करी है, और रेड सेल से जो रेड कलर से जो हमने शो किया है दैट इज सर्टोली सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं सर्टोली सेल्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि अब देखिए सिक्रीशंस इसके जो हैं, आपको एक तो मिलेगा AMH हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, राइट, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब यहां समझना यह है कंपटीशन वाले बच्चों को कि जो मुलेरियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपके दो डक्ट मिलती हैं, वन इज कॉल्ड मुलेरियन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वॉल्फियन डक्ट, ठीक है, मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट, राइट। अब जो मुलेरियन डक्ट है दैट विल डेवलप इनटू द वुमेन, यानी वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मुलेरियन डक्ट से फॉर्म होगा, और जो मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट विल फॉर्म बाय द वॉल्फियन डक्ट। दिस इज द डिफरेंस। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पर एंटी मुलेरियन आ रहा है, एंटी, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हार्मोन है वो मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ को सप्रेस करेगा और वॉल्फियन डक्ट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, एंटी मुलेरियन। एक और हार्मोन है इसमें जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट, इनहिबिन। अब इनहिबिन का रोल क्या है वो समझिए। यहां पर देखिए जो सर्टोली सेल्स हैं इनको प्रमोट कर रहा था FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन जो हमारा इनहिबिन है ये निगेटिव इंपैक्ट, निगेटिव फीडबैक देता है आपका हाइपोथैलेमस पर, ठीक है, हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के पास निगेटिव सिग्नल पहुंचा रहा है कि भैया ऐसा है कि आप हार्मोन सिक्रीट करवाना, जो GnRH आप निकाल रहे हो उसको बंद करो, राइट, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी होने जा रही है। तो निगेटिव फीडबैक जो है दैट विल कंट्रोल द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द बॉडी, ओके। तो सर्टोली सेल्स, ये तो हमने सिक्रीशंस की बात कही। जो सिक्रीशंस के अलावा इसका जो रोल है सर्टोली सेल्स का, provide nutrition to developing sperm, पहली बात। Second thing is provide mechanical support, they provide the mechanical support to the germ cells। अब देखिए बीच बीच में है ना, तो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द जर्म सेल्स आल्सो। तो ये जो इनका मेन फंक्शन रहा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सर्टोली सेल्स के। सर्टोली सेल्स के दूसरे नाम भी हैं, उन्हें भी याद रखना, दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स, नर्स सेल्स भी कह सकते हो आप, या एक और नाम है, कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सस्टेंटिकुलर सेल्स। तो ये भी ध्यान रखना
सर्टोली सेल्स, एनरिको सर्टोली ने ये डिस्कवर की थी। तो सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द अनदर थिंग इज स्पर्मेटोगोनिया, जो हमने जर्मिनल एपिथेलियम आपको शो करी है। नाउ दिस जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं दे विल डिवाइड, अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, राइट। माइटोटिक डिवीजन होंगे तो आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म करेंगे। जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आता प्लॉइडी लेवल में। and they will form the spermatogonia, then spermatogonia again will divide and increase in the number, then these are called primary spermatocyte. Now here the important thing is अगर थोड़ा सा आप इसको elaborate कर लें, इसे मैं रब कर देता हूँ, राइट। देखिए ये हमारा 2n हमने दिखा दिया इसको स्पर्म जर्म सेल, राइट, या जर्म सेल्स कह सकते हो। अब ये माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं तो आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगे, 2n यहाँ पर बना रहे हैं। फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीजन करेंगे, आइडेंटिकल सेल्स बना रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने, राइट, लाइक दिस। तो ये जो बनी है ये बेसिकली क्या हो गई, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब देखो चार, एक सेल से चार बन रही है। अब चार में क्या होगा, ये तीन तो जाएंगी डिजेनरेट करेंगे, ठीक है। और ये तीन जो है वो एक सिंगल सेल जो ये वाला है, इस तीन का न्यूट्रिशन यूज करेगा ये सेल। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अभी देखो यहां पर सिर्फ साइज में डिफरेंस आया है, प्लॉइडी में कोई डिफरेंस नहीं आया। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द meiotic division and that will develop haploid cells and these are called secondary spermatocyte, ठीक है। यहाँ मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है तो प्लॉइडी लेवल जस्ट रिड्यूस टू हाफ। इसके बाद जब ये मियोसिस 2 अपना कंप्लीट करेगा तो 4 सेल्स बन गई, हैप्लॉइड ही रहेंगी, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्लॉइडी, राइट, बिकॉज मियोसिस 2 इज द इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। सो अल्टीमेटली we will get 4 spermatids by the single spermatogonia, ठीक है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए जो 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं दे आर सर्कुलर स्ट्रक्चर, राइट। थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा क्योंकि आगे ट्रांसफॉर्मेशन पूरा जो डिटेल है वो स्पर्म में पढ़ाऊंगा मैं। यहां से ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। यानी इस प्रोसेस को, मैं सिर्फ इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म इनटू इलोंगेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर दैट इज स्पर्म, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस हुआ है सिर्फ ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये तो बात रही आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं आता हूं जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स you will find these small cells or the group of the cells called interstitial cells or the Leydig cells, right? Now these cells stimulated, बहुत ध्यान से सुनना, these cells stimulated by ICSH, interstitial cell stimulating hormone, which is equivalent to LH, यानी फीमेल में इसी हार्मोन को आप LH कह रहे हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हो, जबकि मेल के अंदर इसका नाम रखा गया है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दिस ICSH स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल
to release, to secrete testosterone. Is a very potent androgens or male androgens which bring about two important functions. One is develop the secondary sexual characters in male, and the second is help in the spermatogenesis process. Okay, so this is all about the seminiferous tubules, the cross section of the seminiferous tubules, the TS of the seminiferous tubules, and this is very very important for the board एग्जामिनेशन. डेफिनेटली आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, राइट. कंपटीशन में डेफिनेटली पूछते हैं, प्लॉइडी लेवल में आपको पूछ लेगा, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, राइट. अब इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूं इसके बाद. यानी जो हमने टेस्टिस में पढ़ा, राइट, क्रॉस सेक्शन के बाद हम आगे इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. जो मीडियास्टिनल टेस्टिस था, मीडियास्टिनल टेस्टिस में बात करें, यानी ये हमने रीजन ले लिया, राइट. ये हमारा मीडियास्टिनल टेस्टिस आ गया. ये हमने शो कर दिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है. अब देखिए यहां पर हमने ये कहा कि दे आर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट, प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर लोब्यूल होंगे. लेकिन जब ये ट्यूब्यूल्स इस रीजन में आएंगे, यानी मीडियास्टिनल स्पेस में आते हैं, नाउ दीज ट्यूब्यूल्स बिकम स्ट्रेट लाइक दिस. All tubules become straight parallel in the mediastinal testis or mediastinal space. जब ये पैरेलल ट्यूब्यूल्स बनते हैं तो हम इनको बोलेंगे रेटी टेस्टिस, राइट. जो पैरेलल ट्यूब्यूल्स बने हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स था इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जब ये मीडियास्टिनल स्पेस में आएंगे दे बिकम पैरेलल, राइट. दो पैरेलल ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड रेटी टेस्टिस. ठीक है. अब ये रेटी टेस्टिस बहुत ध्यान से सुनते रहना. अब ये रेटी टेस्टिस जो है 12 to 20, 12 या 20 रेटी टेस्टिस जो हैं आपस में फ्यूज करते हैं, राइट. 12 to 20 रेटी टेस्टिस fused together, and definitely जब फ्यूज कर रहे हैं तो they form a bigger tubules. जो bigger tubules बनेंगे, bigger tubules formed, और इन bigger tubules का नाम दिया गया वासा एफ्रेंशिया या एफ्रेंडक्ट्यूल. एफ्रेंडक्ट्यूल, कुछ भी नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है. अब जो वासा एफ्रेंशिया या एफ्रेंडक्ट्यूल है, नाउ दिस विल ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस. ठीक है. अब ये ओपन हो जाएंगे एपिडिडाइमिस. यहां हम एपिडिडाइमिस वाला रीजन शो कर लेते हैं लाइक दिस. ओके, ये एपिडिडाइमिस वाला रीजन हमने शो कर लिया. और आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर स्क्रॉटल सैक और फॉर्म कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा. तो यहाँ अगर आप देखें तो मैं इस एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ.
पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ठीक है। मीन्स एपिडिडाइमिस divide into 3 parts. Part number 1 is called caput epididymis. Part number 2 is called corpus epididymis, and part number 3 is called cauda epididymis. कैपुट या फिर ग्लोबस मेजर, कॉर्पस या फिर ग्लोबस नॉर्मल, कॉर्डा या फिर आप कह सकते हो ग्लोबस माइनर, ठीक है, अदर नेम। तो 3 रीजन आ गए आपके, कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा। कैपुट जो है इज द कैप ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, कैप ऑफ टेस्टिस। कॉर्डा रिसीव वासा इफ्रेंशिया, while corpus receive the vasa efferentia, while the cauda attached with the scrotum via very thin mesentery called gubernaculum, right? तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है कि जो एपिडिडाइमिस है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट कैपुट, सेकेंड पार्ट कॉर्पस, थर्ड पार्ट इज कॉर्डा। कैपुट ग्लोबस मेजर, अदर नेम्स बता रहा हूं, कंपटीशन में बहुत काम आएंगे। ग्लोबस मेजर, देन कॉर्पस ग्लोबस नॉर्मल, देन कॉर्डा ग्लोबस माइनर, ठीक है। जो कैपुट है जिसको हम कैप ऑफ टेस्टिस भी बोल सकते हैं, while the globus normal जो है that will receive the vasa efferentia, and the last one is globus minor जो है वो आपका scrotal sac के साथ में ज्वाइन करता है by the thin mesentery, that is called gubernaculum. Okay, so जो आपका एपिडिडाइमिस वाला रीजन आया, एपिडिडाइमिस बेसिकली यहाँ पर क्या है, इमेच्योर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, तो फर्दर मैचुरेशन जो है, मैचुरेशन एंड स्टोरेज इज डन इन एपिडिडाइमिस एज वेल एज द वॉस डिफरेंस, ठीक है। तो आपका एपिडिडाइमिस एज वेल एज द वॉस डिफरेंस, ये वॉस डिफरेंस आ जाता है, राइट। एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, राइट, और फिर इसके बाद ये वॉस डिफरेंस जो है वो आपका सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है इसके साथ फ्यूज करेंगे। सो बेसिकली जो आपका वॉस डिफरेंस है, मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड बन रही है वो आपके वॉस डिफरेंस, राइट, प्लस इसके साथ में ब्लड वेसल्स जो होंगी, प्लस इसके साथ में जो नर्व फाइबर्स होंगे, राइट, प्लस lymphatic vessels and process of vaginalis process, ये सब कुछ मिलके क्या बना रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड द लेंथ ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अप्रॉक्स 6 मीटर इन मेल, राइट। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो आपका वॉस डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, लिम्फेटिक वेसल्स और प्रोसेस ऑफ वेजिनालिस, राइट। वेजिनालिस दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलके जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती हैं, एंड द लेंथ ऑफ दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अप्रॉक्स 6
meter. Okay, so this is all about the testis and the epididymis. अब इसके बाद जो वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स के साथ जो फ्यूज हो रही है, अब उसकी मैं बात करूंगा. ठीक है, तो यहाँ एक हम थोड़ा सा कोरिलेशन शो करेंगे. यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, urethral meatus, then glands, right? These are the ureters, ureteral tubes, which convey the urine to the urinary bladder. Now here we can show the testis. This one is the prostate gland, pyramid shape, single gland, right? मैं टेस्टिस थोड़ा सा अलग शो कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए हर पार्ट इसका. ये वॉस डिफरेंस बेसिकली लूप ओवर द यूरेटर, and this will fuse with the duct of the like this. Okay, so this one is seminal vesicle and this one is vas deferens urinary bladder, then ureteral tubes. Here we can demarcate the prostate gland. Basically because of the prostate, the urethra is divided into three main regions. So this is prostate gland, ठीक है, and here you will find bulbourethral gland. शो कर देते हैं यहाँ पर bulbourethral gland. ठीक है. Now the very important thing is at the junction of the urinary bladder and urethra, right? यहाँ पर एक मैंने मसल्स शो करी हैं और एक मैं इस ट्यूब्स की वॉल में शो कर रहा हूँ. This is not a blockage. These are the muscles which is present in the wall of the urethra as well as in the wall of the ejaculatory duct, right? So this is basically ejaculatory duct, ejaculatory
duct, right? Now this ejaculatory duct, approx 2 centimeter in length, here at the junction of the urinary bladder and urethra you will find one sphincter. This is called internal sphincter, right? Now the role of this internal sphincter to control the flow of the urine. Generally the internal sphincter constrict to close the opening of the urethra, right? At the time of the maturation, passing of urine, at the time of maturation these muscles get relaxed and urethra open and passes the urine, right? Now the second sphincter you will find here, this one. This is called external sphincter. Now this external sphincter control passage of semen, right? At the time of the sexual arousal, the internal sphincter close or constrict and the external sphincter open or relax. So the seminal plasma passes through the urethral tube, right, to the outside body of the male. ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये है, there is a single opening for the passing of the urine as well as the seminal plasma. That is why the male reproductive system is also known as urinogenital system, क्योंकि यूरिन भी पास हो रहा है उसी से और उसी से जेनाइटल सब्सटेंस भी पास हो रहा है. ठीक है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन. दूसरी चीज मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन की वजह से सिंगल ग्लैंड होता है. जैसे अगर ये यूरेथ्रल ट्यूब मान लें तो ये इस तरह से ग्लैंड होगा, लाइक दिस. तो प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन की वजह से जो यूरेथ्रल ट्यूब है, राइट, दिस यूरेथ्रल ट्यूब डिवाइड इनटू 3 sections or 3 parts. First part is called prostatic urethra, पहला. दूसरे को बोलते हैं membranous urethra और थर्ड वाले को बोलते हैं हम penile urethra. ठीक है, अब देखिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा. अब हमें ये गौर करना है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कहाँ कनेक्ट कर रही है. कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इजैकुलेटरी डक्ट कनेक्ट विद द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. दैट मीन्स मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा, दीज 2 regions, this and this one, membranous and penile urethra provide passage for urine as well as seminal plasma. जबकि अगर मैं बात करता हूं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास हो रहा है, सेमिनल प्लाज्मा नहीं पास हो रहा है. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें कहाँ से पास आउट हो रही हैं, तो ये इस पे बहुत गौर करो. दूसरा जो यूरेथ्रा है, यानी आपका यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड जहां तक कर रहा है, दिस यूरेथ्रल ट्यूब, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा दैट इज 11 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट, जबकि इजैकुलेटरी डक्ट मैंने आपको बताया 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, तो यूरेथ्रा. अब आते हैं जो यूरेथ्रल ट्यूब है, दैट विल एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द पेनिस. नाउ इन द ग्लांस रीजन, ये रीजन जो यहां से आ रहा है, जो एलिवेट कर जाता है, हल्का सा बल्जेस होता है, राइट, दिस बल्जेस एरिया इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, right.
नाउ दिस ग्लांस पेनिस, अगर मैं लेटरल व्यू देखूं तो इस तरह से आपको शो होगा, ये लाइक दिस, like this. Okay, so this area, right, एक elevated area आता है, ये रीजन जो आ रहा है, this is called corona, a small elevated area जहां से ग्लांस स्टार्ट हो रहा है, right. This glans is provided with free nerve endings. That means the most sensitive part of the male reproductive system is glans. Okay. Now the glans is covered with the loose skin. This loose skin is called prepuce. Right? Prepuce. Technical term. और foreskin. foreskin भी कह सकते हैं आप, राइट, क्योंकि स्किन है तो इसमें डेफिनेटली सिबेसियस ग्लैंड भी होंगी, ऑयल ग्लैंड होती हैं, राइट. द सिक्रीशन ऑफ द सिबेसियस ग्लैंड इज कॉल्ड स्मैग्मा. इज an important term. स्मैग्मा ऑयली सिक्रीशन है which reduce the friction between the prepuce and the glans, जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटमेंट नहीं होगा, राइट. अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता रहेगा ग्लांस में फ्रिक्शन की वजह से तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूस रहेगा, राइट. सो दैट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्लांस एंड द prepuce. Okay. So this is all about the urethra as well as the glans, right, and the other associated structure of the male reproductive system. अब इसमें एक और आता है जिससे लास्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज पेनिस. पेनिस जो है इट्स ए कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, हेल्प इन द कॉपुलेशन प्रोसेस. कॉपुलेशन कहते हैं meeting of male and female, right, and bring about the pregnancy or fertilization process. Penis. Copulatory structure, right, helpful in the deposition of semen into the female genital tract. राइट. बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूं. अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको डिस्कस कर रहा हूं. अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें पेनिस का, सो दिस वन इज द स्किन, राइट. दिस इज स्किन एंड एंटीरियरली there are two muscular cords and posteriorly a single muscular cord, right. Both is provided with blood spaces or blood coaters. These are the spaces, blood spaces या blood coaters आप कह सकते हैं. These blood spaces or blood coaters filled with the blood at the time of sexual excitement. जो penile artery है वो इसमें blood push on करेगी और the rigidity of the penis and the length of the penis will increases, right. यहाँ हम शो कर देते हैं रेड से पेनाइल आर्टरी. और जो वेंट्रल रीजन पर कॉर्ड है यहाँ पर आपको यूरेथ्रा. तो यहाँ ये जो एंटीरियर डॉर्सल पार्ट पर थे, कॉर्पोरा
कैवर्नोसा, और ये कहलाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, देखिए दो मस्कुलर कॉर्ड डॉर्सल रीजन पर, ये डॉर्सल पर होंगी, डॉर्सल पर 2 मस्कुलर कॉर्ड हैं, एक्सटेंड अप टू ग्लांस, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है, वेंट्रल रीजन पर है, वेंट्रल, ठीक है, सिंगल है, एंड रन along the length of पेनिस, ग्लांस तक नहीं जाता है, राइट। यानी जो मैंने इस तरह से आपको डायग्राम अभी शो किया था, लाइक दिस, तो यहां बेस तक जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक्सटेंड करेगा, जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा अप टू द टिप ऑफ द पेनिस। ठीक है, तो दीज आर द ब्लड कोटर्स, दिस इज पेनाइल आर्टरी। यहां पर जो पार्टीशन है इसको हम बोलते हैं सेप्टम पेनिस। अब देखो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर बोलने जा रहा हूं मैं, दिस इज यूरेथ्रा। यहां इंपॉर्टेंट फीचर ये बताने जा रहा हूं, जो सेप्टम पेनिस है, इन केस ऑफ कार्निवोर्स, दिस सेप्टम पेनिस गेट ऑसिफाइड। ऑसिफाइड कहते हैं जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट करें और बोनी स्ट्रक्चर बन जाए, राइट। बोनी स्ट्रक्चर, अगर ये बोनी स्ट्रक्चर बन जाएगा तो पेनिस की रिजिडिटी कभी नहीं जाएगी, ऑलवेज रिजिड, राइट। तो बोनी स्ट्रक्चर बनना है, और इस तरह का जो बोनी पेनिस है उसको हम कहते हैं ऑस पेनिस, राइट। ये कंपटीशन के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये ह्यूमन मेल के अंदर नहीं होता है, कोई ऑसिफिकेशन नहीं होगा ह्यूमन मेल में। जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, राइट, लॉयन हैं, इनके अंदर ऑसिफिकेशन हो जाता है। तो जो पेनिस है दैट बिकम बोनी और द हार्ड स्ट्रक्चर, राइट, तो उसको बोलते हैं ऑस पेनिस। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस बहुत इजी स्ट्रक्चर है, राइट। क्रॉस सेक्शन आपको बता दिया, क्रॉस सेक्शन में डॉर्सल रीजन पर दो मस्कुलर कॉर्ड्स आ रही हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और वेंट्रल रीजन पर सिंगल होती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, राइट। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, 2 मस्कुलर कॉर्ड एक्सटेंड अप टू द ग्लांस, राइट। दोनों के अंदर ब्लड कोटर्स हैं, बोथ फिल्ड विद द ब्लड एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल अराउजल। तो इससे क्या होगा, द रिजिडिटी ऑफ द पेनिस will increases. Now in the part 3, first we discuss the male reproductive glands, right. So 3 important glands present in the male reproductive system. One is prostate gland, second is Cowper's or bulbourethral gland, and third one is seminal vesicle। ये 3 ग्लैंड मिलेंगी,
तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो इससे कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है। मॉडिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो ये कंपाउंड है, राइट, ब्रांच्ड है, ट्यूब्यूल्स है और एंटीरियर रीजन उन ट्यूब्यूल्स का स्वेल कर जाता है, इसलिए एल्वियोलर बोला है, राइट। 5 लोब्स मिलते हैं इसमें आपको, 5 लोब्स, जिसमें 2 लेटरल साइड होंगे, नेक्स्ट 2 डॉर्सोलेटरल होंगे एंड 1 इज मिड डॉर्सल। ये पोजीशन होगी। सिंगल ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लैंड, राइट। encircle the urethra, राइट। ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस ग्लैंड के बारे में हो गई। अब मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है ग्लैंड का। तो ग्लैंड के सिक्रीशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है फाइब्रिनोलाइसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिन। फाइब्रिनोलाइसिन या प्लाज्मिन, राइट। फिर इसके बाद इसमें आता है आपका स्पर्माइन एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, राइट। फिर उसके बाद आता है इसमें फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे आपको, बाइकार्बोनेट आयंस मिलेंगे आपको, सिट्रेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो आपका फाइब्रिनोलाइसिन आता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या है, ये क्या करता है, कन्वर्ट coagulated semen into लिक्विड फॉर्म। जो coagulated सीमेन है उसको लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा। जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आता है सीमेन, तो जो मोबिलिटी है स्पर्म की, मोशन है, वो फास्ट हो जाएगी, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सीमेन में सबसे लास्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन ऐड होंगे, उससे पहले नहीं होते, ठीक है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग द प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके रिगार्डिंग प्रोस्टेक्टमी, दैट इज द रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा इलाज कर जाती है तो सर्जरी करके इसको रिमूव कर देते हैं, बिकॉज यूरिन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। एक टर्म आता है प्रोस्टेटाइटिस, that is sometimes the bacterial infection in the prostate gland. Due to that infection the prostate gland get inflamed, swelling हो जाती है, तो उस केस को हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, राइट। एक आता है बैनिन हाइपरप्लेसिया, this is the prostate cancer. So in this case chemotherapies as well as the surgery will employed for the treatment of the victim, right। ये 3 जो टर्म्स आते हैं regarding the prostate gland। दूसरा आता है आपका काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसकी मैं बात करूं, काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की,
तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें जो सिक्रीशन है वो म्यूकस सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है। पी शेप्ड ग्लैंड है, स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होती है, राइट। प्रेजेंट one on either side of membranous urethra। इसका मतलब ये पेयर्ड हो गई, राइट, और म्यूकस सिक्रीशन है तो लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगे एज वेल एज दे न्यूट्रलाइज the acidity of vagina, ठीक है। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो आपका थर्ड आ रहा है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ऑल्सो पेयर्ड present between urinary bladder and rectum। जो लोकेशन है सेमिनल वेसिकल की बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम मिलेगी। जो सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशंस पे गौर करो। सिक्रीशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्रीशन आता है जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलेज एंजाइम। वेसिकुलेज एंजाइम जो है दैट विल कोगुलेट द सीमेन, कोगुलेट सीमेन, राइट। तो ये कोगुलेट कर देगा, तो कोगुलेट जेली लाइक जब सीमेन हो जाएगा तो जो मोबिलिटी है स्पर्म की वो डिक्रीज करती चली जाएगी एंड दे कंजर्व द एनर्जी। अदरवाइज दे ऑल्सो हैव द फ्रक्टोज, फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, राइट, इनोसिटॉल है, स्टार्च है, ये सब कुछ होगा। अब इसमें फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज जो है हेल्प इन रेप टेस्ट। The reason is fructose is never synthesized in the female body। किसी भी ऑर्गन में फीमेल बॉडी के फ्रक्टोज सिंथेसाइज नहीं होता है, जबकि मेल के अंदर, सीमेन के अंदर फ्रक्टोज होगा। तो अगर विक्टिम का रेप हुआ है तो उसमें फ्रक्टोज टेस्ट करते हैं, जो वेजाइनल स्मीयर है उसका फ्रक्टोज टेस्ट होगा। अगर फ्रक्टोज मिलता है देन द केस इज पॉजिटिव। So these are the different glands in the male reproductive system, right? अब ये जो glands हैं इनके सारे जो secretions हैं they all form the semen, right? यहाँ क्या होता है, सीमेन की बात करें जरा। सीमेन क्या है? दैट इज सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड पहला, और उसके साथ में क्या है? स्पर्म। तो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड कितना है? 90%। स्पर्म का फ्रैक्शन कितना है? 10%। 90% इसमें सिक्रीशन है और 10% इसमें जो है वो आपका स्पर्म का कंट्रीब्यूशन है। अगर एक हेल्दी मैन की मैं बात करता हूं तो जो अमाउंट है सीमेन का वो 3 से 5 ml रेंजेस आएगा। 3 to 5 ml एक हेल्दी मेल जो है वो सीमेन प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड। बहुत इजी है। प्रोस्टेट ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियुलर ग्लैंड है, 5 लोब्स मैंने बताए, 2 लेटरल साइड में, 2 डॉर्सोलेटरल में, एक मिड डॉर्सल में आएगा, राइट। सिंगल ग्लैंड होती है, सर्कल द यूरेथ्रा,
सिक्रीशंस में फाइब्रिनोलाइसिन और या प्लाज्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है। कन्वर्ट द कोगुलेटेड सीमेन इनटू द लिक्विड फॉर्म, राइट। बाकी आपका 3 मेडिकल टर्म्स बताए, एक प्रोस्टेक्टमी दैट इज रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, बेनिन हाइपरप्लेसिया दैट इज द कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। इधर काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताया, म्यूकस सिक्रीशन है, पी शेप्ड है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, राइट। न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सेमिनल वेसिकल्स अगेन इज अ पेयर्ड ग्लैंड। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम मिलेगा आपको। सिक्रीशंस की बात करें तो इसमें मेन जो आता है वो वेसिकुलेज एंजाइम आता है, राइट, दैट विल कोगुलेट द सीमेन। अदरवाइज फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, स्टार्च है, राइट, इनोसिटॉल है, ये भी मिलेंगे। फ्रक्टोज में ध्यान रखना है, रेप टेस्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में कहीं पर भी फ्रक्टोज सिंथेसाइज नहीं होता, तो फ्रक्टोज नहीं मिलेगा फीमेल बॉडी में। मेल के सीमेन में फ्रक्टोज होता है। तो अगर वेजाइनल स्मीयर में फ्रक्टोज टेस्ट पॉजिटिव आता है, देन द टेस्ट इज पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द glands. Now the next portion is gametogenesis. जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें हम यहां डिस्कस करेंगे आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, राइट, 2-3 मिनट का प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस प्रोसेस में। सबसे पहले हम ले रहे हैं जर्म सेल, जर्म सेल कह लीजिए या प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की प्लॉइडी जो होगी वो 2n होगी। अब इसमें कराइए डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन कराइए, 2n, 2 सेल बनेंगी, राइट। फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीजन करा दीजिए, 2 से 4 सेल्स बन गई। इजी प्रोसेस, ठीक है। सब में 2n लिख देते हैं क्योंकि प्लॉइडी चेंज होती ही नहीं माइटोसिस में। अब ये जो सेल्स बनी हैं, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए, जो 4 सेल्स हैं, 4 में से 3 तो जाएंगे डीजनरेशन। इन तीनों का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है 4th वाला यूज करेगा और उसका साइज बढ़ जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। देयर इज नो चेंज इन द प्लॉइडी, ओके। प्लॉइडी में कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि यहां तक जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस हुआ है, मियोसिस कहीं हुआ ही नहीं। अब मियोसिस होगा। अब जब मियोसिस होगा तो ये 2 सेल्स बनाएगी, आइडेंटिकल सेल्स होंगी और प्लॉइडी रिड्यूस कर जाएगी, राइट। दिस इज मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हुआ और इसने बना दी 2 सेल्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। Now see the difference between the primary spermatocyte and the secondary spermatocyte. You will see the ploidy just half in the secondary spermatocyte. Now secondary spermatocyte undergo meiosis 2. Complete its meiosis 2, which is the equational division, just like the mitosis.
and that will form 4 haploid small circular structure called spermatids. Right? Now these spermatids undergo morphological changes and they will form elongated structure called sperm या स्पर्मेटोजोआ. अब देखिए ये जो स्टेप है ये वाला सिर्फ लास्ट वाला, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. यहां हमने आपसे एक स्टेप ये डिस्कस किया जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज. एक छोटा सा स्टेप ये आया जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, और एक लास्ट स्टेप ये आया जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज. ठीक है, तो 3 फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों 3 फेज में कंप्लीट हो जाती है. राइट. यहां जो क्वेश्चंस या मैं कहूँ कंपटीशन के लिए जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये फेज आता है. इसमें कुछ नहीं, सिंपल है कि जार्म सेल्स लिया, डिवाइड कर दी, फिर डिवाइड कर दी, 4 बनी, 4 में से 3 डिजनरेट कर गई, एक ने इंक्रीज करा साइज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह दिया तुमने, फिर उसके बाद मियोसिस 1 करा दो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, फिर उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन करा दो, स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटोजोआ. बहुत सिंपल प्रोसेस. बट ये जो आता है स्पर्मियोजेनेसिस जहां पर कि स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ. राइट. यानी अब हम बात थोड़ी सी इसकी करेंगे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस की बात करेंगे. तो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ को जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे एक सबसे बड़ा डिफरेंस समझ में आता है कि ये सर्कुलर है, इलोंगेटेड है. फिर दूसरा डिफरेंस ये समझ में आता है क्योंकि ये सर्कुलर है तो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो नॉन मोटाइल है, बट इलोंगेटेड है, टेल है उसके पास, इसका मतलब वो मोटाइल स्ट्रक्चर आ गया. राइट. तो यहाँ जो मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके जीबी में आते हैं. गोल्गी बॉडीज जो है वो एंटीरियर रीजन फॉर्म कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम. अभी स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस बता दूंगा. ठीक है, एक्रोसोम. फिर उसके बाद जो प्रॉक्सिमल रीजन में आते हैं, जो आपके प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स आ रहे हैं, तो वो टेल रीजन के फॉर्मेशन में हेल्प करवा रहे हैं. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्रीगेट करने लगती है, स्पाइरल शीट बनाने लगती है. तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं जितने भी मैंने अभी मेंशन किए हैं, they are all considered in spermiogenesis. Right? I think spermatogenesis is clear to you. इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी स्पर्मेटोजेनेसिस के क्वेश्चंस करने में. ओके. नाउ अब बात करते हैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की. बहुत सिंपल सा है, बहुत जल्दी ये भी कवर अप हो जाएगा. बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं एंड so many times asked in your competition as well as in your board exam. So then sperm. Right. अब sperm की बात करें तो anterior most region, neck, middle piece, tail. Right? Very very simple structure. ठीक है.
अब देखिए ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई पूरी, और एंटीरियर रीजन इज ऑक्युपाइड बाय द एक्रोसोम. This region is occupied by the acrosome. Okay. Then here nucleus. The genetic material is there. ठीक है. अब यहाँ पर आपको दो सेंट्रियोल दिखाने हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल. ये नेक रीजन में आ जाएंगे. ठीक है. और जो डिस्टल रीजन वाला है उससे एक्सियल फिलामेंट निकलता है, एंड दिस एक्सियल फिलामेंट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेल. मूवमेंट बेसिकली एक्सियल फिलामेंट ही कराएगा, लाइक दिस. और जो मिडिल रीजन है उस पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका एग्रीगेट करके ये स्पाइरल शीट फॉर्म कर देती है, लाइक दिस. लाइक दिस. ठीक है. अब देखिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया. दिस वन इज एक्रोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का जो गैप आता है उसको बोलते हैं परफोरेटोरियम. दिस इज न्यूक्लियस. ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ये आपका डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल. ये आपकी एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, and this one is spiral mitochondria. ठीक है. देखिए ये आपका पूरा हेड रीजन आ जाता है. अब मैं पार्ट कर रहा हूं इसके. हेड, स्मॉल नेक, मिडिल पीस एंड टेल. फर्स्ट पार्ट आ गया आपका हेड, सेकेंड पार्ट आ गया नेक, थर्ड पार्ट आ गया मिडिल पीस, और फोर्थ पार्ट आ गया आपका टेल. ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, मैच्योर स्पर्म. अब पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिंपल. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका आ रहा है एक्रोसोम. Acrosome basically is the modification of जीवी है. ये गॉल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, और इसमें आपके स्पर्म लाइसिन मिलते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट एंजाइम. वन इज कॉल्ड हाइल्यूरोनिडेज, एक ये एंजाइम है, और दूसरा है प्रोएक्रोसिन. ये दो एंजाइम जो हैं दे हेल्पफुल इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, राइट. हाइल्यूरोनिडेज एंड प्रोएक्रोसिन कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसिन. ठीक है. ये गैप आ जाता है, द स्पेस बिटवीन एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस. While nucleus having the genetic material, यहाँ ये तो genetic material लिए हुए है. The proximal centriole help to complete meiosis 2 of ova, right. Distal centriole produce the axial filament, while the spiral sheath around the
axial filament which is formed by the mitochondria. This spiral sheath called Nebenкern. The spiral sheath which is formed by the mitochondria around the axial filament is called Nebenкern. ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. थोड़ा सा रिलेटेड इसमें और बता देता हूं मैं आपको. 2 testes will produce 120 million sperm per day, right? 120 million sperm per day, और 3 to 5 ml semen produce हो रहा है, and this 3 to 5 ml having 250 to 300 million sperm, right? Complete development done in 74 days. Viability period 24 to 48 hours. This is the viability period of the sperm, right? अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है, जैसे ओलिगोस्पर्मिया है, द लेस स्पर्म काउंट इनटू द मेल, राइट? लाइक ओलिगोस्पर्मिया, लेस स्पर्म काउंट. नेक्रोस्पर्मिया है, नेक्रोस्पर्मिया, डेड स्पर्म अगर सीमेन में है तो टर्म नेक्रोस्पर्मिया है, या एजूस्पर्मिया है, एजूस्पर्मिया दैट इज स्पर्म जो है वो एब्सेंट हो गया, नो स्पर्म इन सीमेन. तो ये थोड़ी सी डिटेल है रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म. आई होप हर चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, राइट? इस अगर नहीं क्लियर हुई है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क द वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, राइट? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको बायोलॉजी में आती है तो आप मेंशन कर सकते हो. ओके, थैंक यू.